यूजीसी नेट की जो यूनिट 3 है उसमें जो टॉपिक नंबर 6 आता है वो है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें हमें यूनाइटेड नेशन जो चार्टर है उसके बारे में पढ़ना है और इसमें ही इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं दिए हुए हैं यूनाइटेड नेशन के, उनके बारे में पढ़ना है। तो एक बार देख लेते हैं पहले यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 से 1918 में। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तभी उस टाइम पे लीग ऑफ नेशन बना। लीग ऑफ नेशन का पर्पस ये था कि इस तरीके का जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, जिस टाइप का डिस्ट्रक्शन हो रहा है जिस लेवल पर, वो कभी फ्यूचर में दोबारा से ना हो। तो लीग ऑफ नेशन को हम चाइल्ड ऑफ वॉर भी बोलते हैं, 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था। बट देन उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गई, 1939 से लेके 1945 तक चला। मतलब जिस पर्पस के लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो उस टाइम पे जो सारी कंट्रीज थी उनको रियलाइज़ हुआ कि एक लीग ऑफ नेशन से भी स्ट्रॉन्गर एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में अब कभी इस तरीके के जो वॉर हैं जो 2 बार हो चुके हैं ऐसे कभी भी ना हो। तो वहीं पर ही इसकी वजह से ही हमारा आया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1945 में हुआ। अब ये किस तरीके से यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट हुआ, तो ये 8 स्टेजेस में इसका डेवलपमेंट हुआ था। और ये 8 स्टेजेस कभी कभी पूछ लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो ये 8 स्टेजेस इसी तरीके से याद रखनी है वन बाय वन। जैसे सबसे पहले डिक्लेरेशन हुआ था सेंट जेम्स पैलेस पर 1941 जून में, कि यहाँ पर ऐसा कुछ कंट्रीज आई थी और उन्होंने मिल करके बोला था कि हम एक यूनाइटेड नेशन इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर, जिसका पर्पस ये होगा कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना। देन उसके बाद वही लोग दोबारा से मिले 2 महीने बाद 1941 अगस्त में, अटलांटिक उसको बोलते हैं अटलांटिक चार्टर। सेकेंड स्टेज आती है इसमें अटलांटिक चार्टर, जिसमें जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, ये दोनों ही वहाँ पर प्रेजेंट थे। और जो यूनाइटेड नेशन को नाम दिया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम रूजवेल्ट ने दिया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि जिस टाइम पर यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पर अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। देन थर्ड स्टेज आती है यूएन डिक्लेरेशन। ये 1942 में हुआ है और इसको वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। देन फोर्थ स्टेज आती है मॉस्को डिक्लेरेशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ये बात कही गई थी कि चाहे कोई भी कंट्री कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, सारी कंट्रीज को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी। देन उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आती है तेहरान डिक्लेरेशन। यहाँ पर ये हुआ था कि जो उस टाइम पर सोवियत यूनियन के लीडर थे स्टालिन, उन्होंने भी एग्री कर लिया था यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए। तो ये बात पूछी जाती है कि वो कौन सी स्टेज थी जहाँ पर जो ये सोवियत यूनियन के लीडर थे स्टालिन, उन्होंने एग्री कर दिया था यूनाइटेड नेशन के पार्ट बनने के लिए, वो थी तेहरान डिक्लेरेशन। देन उसके बाद डम्बरटन कॉन्फ्रेंस होती है 1944 में, इसको वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन का पूरा ब्लू प्रिंट था कि क्या क्या रूल्स होंगे, क्या कोड्स होंगे, कितने आर्टिकल्स होंगे, ये सब कुछ बना दिया गया था। और फिर इसको डिस्कस किया गया था याल्टा कॉन्फ्रेंस, जो कि नेक्स्ट स्टेज है जहाँ पर जो ब्लूप्रिंट बनाया गया था ऊपर, उसके बारे में सब डिस्कशन किए गए थे। और फिर लास्ट स्टेज आती है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 में, जहाँ पर फाइनली यूनाइटेड नेशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। उस टाइम पर टोटल 51 नेशंस थे जो प्रेजेंट थे, जिन्होंने सिग्नेचर करे थे। लेकिन आज के टाइम पर 193 कंट्रीज इसका पार्ट बन चुकी हैं। जब ये बना था 51 कंट्रीज इसका पार्ट थी, लेकिन आज इसका जो है 193 कंट्रीज पार्ट है। तो ये हमने यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट देख लिया, ये सारे स्टेजेस उसी तरीके से याद रखनी है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट थी जैसे कि तेहरान डिक्लेरेशन, मॉस्को डिक्लेरेशन और जो लास्ट वाली है सैन फ्रांसिस्को, इन तीनों में से ये पूछा जाता है। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछ लेते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट की बात कौन से डिक्लेरेशन में की गई थी, तो वो मॉस्को है। और जहाँ वो साइन कर दिया था सबने, वो कौन सी कॉन्फ्रेंस है, उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपनी यूनाइटेड नेशन चार्टर से। यूनाइटेड नेशन चार्टर को ये डेट्स जो दे रखी है, अडॉप्ट कब किया गया, सिग्नेचर कब किए गए और इन्फोर्समेंट में कब आया, ये तीनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं ये। तो इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1945 को। देन उसके बाद 26 जून 1945 को जो 51 कंट्रीज थी ना वो टोटल जो उस टाइम पर प्रेजेंट थी, उन्होंने सिग्नेचर कर दिए थे। और इंडिया भी इसकी ओरिजिनल मेंबर है यूनाइटेड नेशन की, तो इंडिया ने भी साइन किए थे। देन इसका इन्फोर्समेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945।
24 अक्टूबर को ही हम यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं हर साल। तो इन्फोर्समेंट की डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैन फ्रांसिस्को जगह याद रखनी है जहाँ पर ये अडॉप्ट और सिग्नेचर किए गए थे। और जो यूनाइटेड नेशन का पर्पस है वो पर्पस है वर्ल्ड पीस। ऐसा किसने बोला था? केल्सन ने बोला था। एक बार ये स्टेटमेंट देकर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये केल्सन ने दिया था। इसकी आज के टाइम में 193 कंट्रीज मेंबर्स बन चुकी हैं और 2 इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं। अब यूनाइटेड नेशन चार्टर को शुरू करते हैं। इसमें टोटल 111 आर्टिकल हैं और टोटल 19 चैप्टर्स हैं। लेकिन सारे चैप्टर्स और सारे आर्टिकल्स हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ वो आर्टिकल्स और चैप्टर्स पढ़ने हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब ऑर्गन्स जो है ना, जैसे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी पर ही हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इसका जब प्रियम्बल देखते हैं तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है इसका वी द पीपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन डिटरमाइन। काफ़ी बड़ा सा प्रियम्बल है लेकिन वो नहीं पूछते हैं, बट एक बार इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये जो प्रियम्बल है यूनाइटेड नेशन की, इसकी शुरुआत कैसे हो रखी है। तो ऑप्शन में था वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन डिटरमाइन। इसी तरीके से 4 ऑप्शन थे और एक में था वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन और एक में था वी द पीपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये जो पीपल और पीपल्स है ना, एस वर्ड जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे यहाँ से क्वेश्चन बन गया था। तो ये याद रखना है कि पीपल नहीं है बल्कि ये लिखा हुआ है पीपल। इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रियम्बल की पूरी ये स्लाइड दिखा दिया, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। वैसे स्टार्टिंग में ही पूछा जाएगा तो बस ये याद रखना वी द पीपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन है, ना कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब स्टार्ट करते हैं इसके चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 में यूनाइटेड नेशन चार्टर में दिया गया है पर्पस एंड प्रिंसिपल्स। 2 ही आर्टिकल्स हैं इसमें। तो आर्टिकल 1 में दिए गए हैं आपके पर्पस, आर्टिकल 2 में दिए गए हैं आपके प्रिंसिपल्स। तो इसके टोटल 4 पर्पस हैं। ये चारों पर्पस आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पर्पस है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सेकेंड पर्पस है डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन। और ये जो सेकंड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट और सेल्फ डिटर्मिनेशन है, स्पेसिफिकली ये वर्ड दे करके पूछते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहाँ पर मेंशन है। तो ये आर्टिकल 1 के सेकंड क्लोज में मेंशन है, ये ध्यान रखना है। देन थर्ड इसका पर्पस है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होंगी उनको सारी कंट्रीज मिल करके कोऑपरेट करके सॉल्व करेंगी। लास्ट इसका पर्पस है टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस इन अटेनमेंट ऑफ दीज कॉमन एंड्स। तो ये थोड़े लेंथ थोड़े मतलब डिस्क्राइब किए हुए हैं। अगर आप चार्टर पढ़ेंगे तो 4-5 लाइन में हर आर्टिकल को हर पर्पस को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में मेंशन किया है, जो आपको याद रखना है। कीवर्ड्स मतलब इतना भी कर लेंगे तो वो आ जाएगा। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है इसका सेकंड पर्पस, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनाए काफ़ी बार कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल कहाँ दिया गया है। तो ये चारों पर्पस याद रखने हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 में प्रिंसिपल्स डिफाइन है। तो इसके टोटल 7 प्रिंसिपल है। पहले तो यही याद रखना है कि कितने प्रिंसिपल्स हैं। टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं। कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 2 भी याद रखना है। देन सबसे पहला प्रिंसिपल आता है सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स हैं सबको हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, इसकी बात ये करता है। सेकंड आता है ऑल मेंबर्स शैल फुलफिल इन गुड फेथ देयर ऑब्लिगेशंस। जो भी कंट्रीज की ऑब्लिगेशंस हैं वो सब जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो फुलफिल होने तक करेंगी। एंड थर्ड आता है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। फोर्थ प्रिंसिपल आता है इसका प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। जितने भी मेंबर्स हैं ऑल मेंबर्स शैल रिफ्रेन टू यूज फोर्स और थ्रेट अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी स्टेट। फिफ्थ आता है ऑल मेंबर्स शैल गिव यूनाइटेड नेशन एवरी असिस्टेंस टेकन इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर। अगर यूनाइटेड नेशन को किसी भी हेल्प की किसी भी असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो सारी मेंबर कंट्रीज वो प्रोवाइड करेंगी, ये उनकी एक ऑब्लिगेशन है। सिक्स्थ प्रिंसिपल है नॉन मेंबर जो कंट्रीज हैं ऑल्सो एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस प्रिंसिपल। ये यूनाइटेड नेशन इंश्योर करेगा जो मेंबर कंट्रीज नहीं है यूनाइटेड नेशन की वो भी इसके रूल्स को जहाँ तक वो फॉलो कर सकती है कर पाए। और लास्ट इसका प्रिंसिपल आता है नॉन इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ स्टेट। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का कौन सा प्रिंसिपल है जो बात करता है कि डोमेस्टिक मैटर्स में इंटरवेंशन नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल 2 में जो 7th प्रिंसिपल है, ये 7th प्रिंसिपल ये इसी तरीके से याद रखना है कि 7 नंबर पे दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ द स्टेट। अब एक बार ये देख लेते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है उसे 5 कंट्रीज में मिलकर के फॉर्म किया था, जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स भी हैं इसके सिक्योरिटी काउंसिल के। वो कौन से नेशंस थे? वो थे चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया।
ये पांचों कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं। तो हमने चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें यही दो आर्टिकल्स थे, पर्पस और प्रिंसिपल्स। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल ऐसे ही लाइन वाइज याद रखना है। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 2, जो कि बात करता है मेंबरशिप की। इसके अंदर टोटल 4 आर्टिकल्स हैं। जो आर्टिकल 3 है वो बात करता है ओरिजिनल मेंबर्स की। ये ओरिजिनल मेंबर्स वो हैं जो कि 26 जून 1945 को, जिस टाइम पे यूनाइटेड नेशन चार्टर बन रहा था, जब प्रेजेंट थे और उन्होंने साइन अपने कर दिए थे। जो टोटल 51 मेंबर्स थे ना, 51 कंट्रीज, वो इसके ओरिजिनल मेंबर्स हैं। उनकी बात करता है आर्टिकल 3। तो ओरिजिनल मेंबर्स कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 3 में। देन उसके बाद न्यू मेंबर किस तरीके से बनेंगे वो मेंशन है आर्टिकल 4 में। तो 5 रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं टोटल। अगर कोई भी न्यू मेंबर कंट्री, अगर कोई भी कंट्री ऐड पार्ट बनना चाहती है यूनाइटेड नेशन को, तो उसे ये 5 रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। वो 5 रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं? सबसे पहले तो वो कंट्री मस्ट बी अ स्टेट, मतलब एक कंट्री होनी चाहिए। वो कंट्री पीस लविंग कंट्री होनी चाहिए। सेकेंड, थर्ड है कि वो एक्सेप्ट करे जितने भी ऑब्लिगेशन है चार्टर की वो। फोर्थ है विलिंग टू कैरी आउट द ऑब्लिगेशन, और लास्ट है एबल टू कैरी आउट द ऑब्लिगेशन। अगर ये 5 रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल कर पाती है तो जो कंट्री है वो मेंबर बन सकती है यूनाइटेड नेशन का। तो न्यू मेंबर्स के बारे में मेंशन कहाँ पर है? आर्टिकल 4 में मेंशन है। आर्टिकल 5 में सस्पेंशन की बात की गई है, जो टेम्परली सस्पेंड कर देते हैं ना कुछ कंट्रीज को। तो ये पावर किसको दी गई है? ये पावर दी गई है जनरल असेंबली को। जनरल असेंबली ऐसा कब कर सकती है? जब सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन दे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सस्पेंड करने की पावर किसके पास है? तो ये याद रखना है कि जनरल असेंबली के पास है, लेकिन रिकमेंडेशन किसका होगा? सिक्योरिटी काउंसिल का। फिर आर्टिकल नंबर 6 की बात करते हैं, तो उसमें एक्सपल्शन मतलब परमानेंटली हटा दिया जाएगा मेंबर को। ये कब किया जाता है? तो ये भी पावर तो उसके पास ही है, मतलब जनरल असेंबली ही करती है जब सिक्योरिटी काउंसिल का रिकमेंडेशन आता है। लेकिन ये रीज़न क्या हो सकता है? अगर कोई मेंबर कंट्री वो लगातार जो है प्रिंसिपल्स जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर के, उनको वायलेट करे। परमानेंटली अगर वो ऐसा करती है, मतलब लगातार ऐसा करती है, तो फिर उसको एक्सपेल भी कर दिया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 6 में मेंशन है। तो ये चारों आर्टिकल्स याद रखने हैं कि आर्टिकल 3 में ओरिजिनल मेंबर्स, आर्टिकल 4 में न्यू मेंबर, आर्टिकल 5 में सस्पेंशन एंड आर्टिकल 6 में एक्सपल्जन। कौन करता है? जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। देन हमारा आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में ऑर्गन्स की बात की गई है, मतलब जो इसके प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स हैं उनको बताया गया कि कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। तो इसमें जो आर्टिकल 7 है, ये याद रखना है कि जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 7 में की गई है। और टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के। वो प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जनरल असेंबली, देन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और लास्ट है सेक्रेटेरिएट। तो ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, अब इनको ही आगे डिटेल में चैप्टर वाइज उन्होंने डिफाइन कर रखा है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी वहीं से ही बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। जो कि चैप्टर नंबर 4 है वो जनरल असेंबली, मतलब जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, उसकी बात करता है। इसके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 9 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं उनके हेडक्वार्टर्स अलग अलग जगह पर है, मोस्टली के न्यूयॉर्क में ही है। एक इकोनॉमिक सोशल काउंसिल और एक हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन दोनों के अलग जगह हैं, बट जो बाकी के हैं उनके न्यूयॉर्क में ही है। तो जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। जो जनरल असेंबली है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और इसको जाना जाता है लिटिल असेंबली के नाम से। है ये लार्जेस्ट ऑर्गन, लेकिन इसको लिटिल असेंबली भी बोला जाता है। ये भी एक बार क्वेश्चन बना था कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसे लिटिल असेंबली बोला जाता है, तो वो है हमारा जनरल असेंबली। जो जनरल असेंबली है ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है और लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन सी बॉडी बनाती है? वो बनाती है हमारी जनरल असेंबली। देन इसके बाद जो सुपरवाइजरी और रिकमेंडेशन की पावर्स हैं वो भी जनरल असेंबली के पास होती है। तो ये चारों पॉइंट्स इसके याद रखने हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये याद रखना है। किस किस नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। फिर आर्टिकल 9 इसमें पूछा जाता है कंपोजिशन, इसकी जनरल असेंबली के कौन मेंबर्स होंगे। तो जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सभी मेंबर्स होते हैं जनरल असेंबली के। और हर जो कंट्री है, हर जो स्टेट है, वो अपने मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है। ठीक है। देन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुई, कब हुई थी, कौन सी डेट को हुई थी? तो वो डेट भी मैंने मेंशन कर दी है, वो हुई थी 10 जनवरी 1946। देन इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बजट की बात करता है। तो बजट अगर क्वेश्चन आ जाए कि बजट कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 17, और बजट की मेकिंग की पावर किसके पास है? वो भी जनरल असेंबली के पास है।
देन एक इसमें आर्टिकल 22 पूछा जाता है जो कि सब्सिडरी ऑर्गन से रिलेटेड है। तो ये बस इतना ही इसमें याद रखना है कि सब्सिडरी ऑर्गन से कौन से रिलेटेड, सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ जनरल असेंबली कौन से आर्टिकल में मेंशन है, वो है आर्टिकल 22। तो इसमें हमें जैसे दिया तो 9 to 22 तक है आर्टिकल, लेकिन सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, बस जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं यही इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इतने ही याद रखने हैं। देन इसके बाद पावर और फंक्शंस की अगर हम जनरल असेंबली की बात करें तो जैसे हमने देखा कि इसकी जो मोस्टली पावर है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी तो है ही, साथ में इसकी रिकमेंडेशंस की पावर है, डिस्कशंस कर सकती है। जितने भी मैटर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन के, ये सारे मैटर्स पे डिस्कशन कर सकती है सिवाय एक मैटर को, और वो मैटर है डिस्प्यूट से रिलेटेड। अगर कोई भी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाती है तो वहाँ पर रिकमेंडेशन देने की पावर जनरल असेंबली के पास नहीं होती है। तो यही मेंशन है कि वो डिस्कस कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है सारे मैटर्स में एक्सेप्ट आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में इस तरीके के मैटर्स मेंशन हैं, और जो आर्टिकल 12 के जो मैटर्स होते हैं ना, उसके पास जो पावर उनको डील करने की, उन पर रिकमेंडेशन देने की पावर वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास होती है, वो जनरल असेंबली के पास नहीं होती है। तो एक ये बात इसमें ध्यान रखनी है। देन ये भी पूछ सकते हैं कि करंट आज प्रेजेंटली कौन प्रेसिडेंट है जनरल असेंबली के, तो वो है फिलिमान योंग। तो इनका नाम याद रखना है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यहाँ से, जो यूएन चार्टर के अंदर तो नहीं आते हैं, बट स्टिल मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे एक बार पूछा गया था कि जनरल असेंबली ने यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन कब पास किया था, तो उसकी डेट पूछ रही थी, तो वो डेट थी 3 नवंबर 1950। देन पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 6th जो कमेटी हुई थी वो कौन से सब्जेक्ट मैटर पे हुई थी, तो वो थी लीगल पर। फिर एक बार पूछा गया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, ये किसका सब्सिडरी ऑर्गन है, तो ये जनरल असेंबली का ही सब्सिडरी ऑर्गन है। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें से थोड़े अलग से थे, तो मैंने यहीं पे मेंशन कर दिए जो पूछे गए थे। तो आपको जनरल असेंबली में सिर्फ यही बातें याद रखनी है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल सेकंड जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, उसकी बात करता है। इसके जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 23 से लेकर के 32। इसमें भी सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो बस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, बस एक बार वही देखना है आपको। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जिसको एग्जीक्यूटिव विंग भी बोला जाता है। तो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव विंग कौन है यूनाइटेड नेशन का, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। देन इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो आर्टिकल पूछा जाता है वो है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में कंपोजिशन दी गई है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 आपके परमानेंट हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो वही है जो स्टार्टिंग में हमने देखे थे, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, इंग्लैंड, इनके नाम याद रखने हैं। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और कौन उनको अपॉइंट करता है, इलेक्ट कौन करता है, वो है जनरल असेंबली। तो ये याद रखना है, कंपोजिशन बहुत बार पूछी जाती है, कितने परमानेंट और कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और ये आर्टिकल भी पूछा गया है, तो आर्टिकल 23 में ऐसा मेंशन है। देन उसके बाद आर्टिकल 27 इंपॉर्टेंट है, जिसमें वोटिंग के बारे में बात की गई है। तो अगर कोई भी मैटर है सिक्योरिटी काउंसिल के सामने आता है तो कितनी वोट्स चाहिए, कितने मेंबर्स की, जो 15 मेंबर्स है उसमें से टोटल कितने मेंबर्स की वोट चाहिए उस पर, मतलब उसको पास करने के लिए जो भी रेजोल्यूशन आएगा, तो टोटल 9 मेंबर की वोट चाहिए होती है। अब 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, एक होते हैं प्रोसीजरल मैटर्स, एक होते हैं सब्सटेंशियल मैटर्स, या फिर जिन्हें हम नॉन प्रोसीजरल या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो। तो जो प्रोसीजरल क्वेश्चन होते हैं उन पर तो कोई भी 9 मेंबर्स, चाहे वो परमानेंट हो नॉन परमानेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एनी 9 मेंबर्स जो है सिक्योरिटी काउंसिल के वो उस पर वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर नॉन प्रोसीजरल और सब्सटेंशियल क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी 9 वोट्स चाहिए, लेकिन उन 9 वोट्स में जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, उनका वोट मैंडेटरी है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नॉन प्रोसीजरल मैटर्स में इनके वोट्स चाहिए, तो यहाँ पे भी 9 वोट्स चाहिए होते हैं, लेकिन 5 परमानेंट मेंबर के, जैसे कि किसी भी न्यू स्टेट को एडमिट करना है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर की वोट मैंडेटरी है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन प्रोसीजरल है, कौन सा क्वेश्चन नॉन प्रोसीजरल है, तो ये डिसाइड करने की पावर भी किसके पास है, वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे ना, वो ही डिसाइड करते हैं ये भी। तो इस तरीके से जो परमानेंट मेंबर्स है ना, उनके पास वीटो पावर है, इसी को बोलते हैं वीटो पावर, कि सबसे पहले तो वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन होगा प्रोसीजरल, कौन सा क्वेश्चन होगा नॉन प्रोसीजरल,
और अगर कोई क्वेश्चन एक बार डिसाइड हो गया कि भाई ये क्वेश्चन नॉन प्रोसीजरल है, सब्सटेंशियल है, देन अगेन दोबारा से उनके 5 परमानेंट मेंबर्स की वोट चाहिए, तो इसलिए उनके पास डबल वीटो पावर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से मेंबर्स के पास वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल की, तो वो है परमानेंट मेंबर्स। देन इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो है आपका आर्टिकल 29 जो सब्सिडरी ऑर्गन्स की बात करता है। जैसे जनरल असेंबली में था हमारा आर्टिकल 22, इसी तरीके से आर्टिकल 29 है यहाँ पर, दोनों ही सेक्शन सब्सिडरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। देन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो है सिक्योरिटी काउंसिल की। देन क्वेश्चन था एक कि सिक्योरिटी काउंसिल की पहली मीटिंग कहाँ पर कब हेल्ड हुई थी, तो वो हेल्ड हुई थी 21 अक्टूबर 1970 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जहाँ से अभी तक क्वेश्चन बने हैं और बन सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट टॉपिक है ना सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, टॉपिक नंबर 7 इस यूनिट में, वहाँ पर मतलब ये वाला टॉपिक आता है, बट एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात करता है। कोई भी अगर कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले उसको देखा जाता है कि उसको पैसिफिक तरीके से, पीसफुल तरीके से उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। तो वही मेथड्स दे रखे हैं आर्टिकल 33 में, कौन कौन से मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे कि वही नेगोशिएशन हो गया, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, या फिर कोई भी अदर पीसफुल मेथड से यूज़ कर सकते हैं। और पावर वही सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। सिक्योरिटी काउंसिल इन्वेस्टिगेट कर सकती है डिस्प्यूट में, एंड देन उसको सिक्योरिटी काउंसिल को जो भी मेथड सबसे बेस्ट लगता है वो रिकमेंड भी कर सकती है पार्टीज को। इसमें बस इतना ही है। फिर चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट टू पीस, ब्रीच ऑफ पीस, एग्रेशन। अब पीसफुल तरीके से बात नहीं बन पा रही है, तो अगला जो मेथड आता है वो ही मतलब चैप्टर 7 में दिया हुआ है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर डिस्प्यूट ऐसे सॉल्व, बातचीत से सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट फिर आर्म्स का यूज़ कर लो, लड़ाई वड़ाई हो जाए, ऐसा नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसमें जो है मेथड्स बताए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 41 बात करता है कि जो आर्म्ड फोर्सेज है ना, वो तो एकदम लास्ट रिजोर्ट है हमारा। जब कुछ भी किसी पे भी बात नहीं चल रही ना, आर्म्ड फोर्सेज तो तब यूज़ करने हैं। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि बिना जो आर्म्स हैं उनके ही मैटर को जो है रिजॉल्व कर लिया जाए। तो क्या करती हैं कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन क्या बोल सकती है, कोई भी मेंबर कंट्रीज हैं जो मान नहीं रही हैं, फॉलो नहीं कर रही है रूल्स वगैरह को, तो फिर वो करेगी कि जो बाकी की मेंबर कंट्रीज है ना, वो उस कंट्री के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ख़त्म कर दे, मतलब ट्रेड वगैरह उसके साथ बंद कर दे, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद कर दे। तो इस तरीके से सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं उन डिस्प्यूटेड कंट्रीज पर। तो यही बात करता है हमारा आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 में से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि आर्म फोर्सेस को एज अ लास्ट रिजोर्ट यूज़ किया जाएगा, तो वो है आपका आर्टिकल 41। देन आर्टिकल 47 पूछा गया था कि मिलिट्री स्टाफ कमेटी इस्टेब्लिशमेंट की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो वो है आर्टिकल 47। और आर्टिकल 51 पूछा गया था एक बार कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस कहाँ पर मेंशन है, तो वो है आपका आर्टिकल 51। तो इसमें बस यही 3 आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आपके आते हैं चैप्टर नंबर 8, ये रीजनल एग्रीमेंट की बात करता है, इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। देन चैप्टर नंबर 9 आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन। यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 पूछा गया था एक बार कि कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि यूनाइटेड नेशन प्रमोट करेगी यूनिवर्सल रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और वो प्रमोट करेगी हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये कहाँ पर मेंशन है, ये आपका आर्टिकल 55 में मेंशन है। देन इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, जो कि हमारा थर्ड ऑर्गन भी है, प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो चैप्टर नंबर 10 में है। इसके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 61 से 72। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। जैसे ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसको पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन का, एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरा, अगर कोई भी सोशल, कल्चरल, एजुकेशन पर्पस के लिए कोई भी सब्सिडरी ऑर्गन बनाना है, तो उसको बनाने की पावर किसके पास है, वो भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के पास है। ये जो काउंसिल है साल में 2 बार मिलती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में, ठीक है। देन इसके बाद इसमें कंपोजिशन इसकी आर्टिकल 61 याद रखना है, इसका कंपोजिशन याद रखनी है। कितने मेंबर होंगे इसके अंदर, इसके अंदर होंगे टोटल 54 मेंबर्स, जिनको कौन इलेक्ट कर रहा है, जनरल असेंबली। और ये जो 54 मेंबर्स है ना, इनके जो 1/3 मेंबर है, मतलब 18 मेंबर्स, ये हर साल रिटायर हो जाते हैं, और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो 3 साल के लिए किया जाता है। हर मेंबर कंट्रीज एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है इसका मेंबर बनने के लिए, और जितने भी डिसीजंस होते हैं इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के, वो सभी मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग से लिया जाता है।
देन इसका आर्टिकल 68 इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इम्प्रूवमेंट करे और प्रोटेक्शन करे ह्यूमन राइट्स का। आर्टिकल 68 ये याद रखना है। देन उसके बाद 2 चैप्टर्स आते हैं 11 एंड 12, ये आप छोड़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ट्रस्टीशिप सिस्टम के बारे में बात किया है। चैप्टर नंबर 13 ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है तो प्रिंसिपल ऑर्गन ट्रस्टीशिप काउंसिल, लेकिन आज के टाइम में ट्रस्टीशिप काउंसिल ये वर्किंग नहीं है, ये नॉन फंक्शनल हो चुका है। क्योंकि ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी ना, ये इसलिए बनाई गई थी कि जैसे कोई कंट्री अगर किसी अदर कंट्री के रूल में है, जैसे ब्रिटिश ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को कॉलोनाइज कर लिया था, तो उस टाइम पर अगर किसी कंट्री पर दूसरी कंट्री ने रूल कर रखा है तो उसको हैंडल करने के लिए, और फिर जब ये यूनाइटेड नेशन बना तो ऐसा था कि सारी कंट्रीज़ को फ्री कर दिया गया था। तो फिर जो फ्री कंट्रीज़ हो गई थी सारी, अब उनका जो पहले तो सारा का सारा जो वर्क था वो जो उन पर कंट्री ने कब्जा कर रखा था वो देखती थी। तो ऐसी कंट्रीज़ को जो नई नई फ्री हुई थी उनसे उनको थोड़ा डील करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बना दी गई थी, जिससे कि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। पर आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसकी वजह से ये आज के टाइम में नॉन फंक्शनिंग हो चुकी है, सस्पेंड हो चुकी है। तो अगर ये पूछा जाए ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन है जो कि नॉन फंक्शनिंग है आज के टाइम पे, वो है हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल। बस इसका एक बार याद रख लेना कि 86 में इसकी कंपोजिशन दे रखी है, इसके अंदर बस यही इंपॉर्टेंट है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एक वो आता है हमारा चैप्टर नंबर 14, प्रिंसिपल ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो आर्टिकल हैं वो है 92 से लेकर के 96 तक। इसका हेडक्वार्टर है हीग नीदरलैंड में, जगह का नाम है पीस पैलेस। लैंग्वेजेस पूछी जाती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं आईसीटी की, वो है हमारी इंग्लिश और फ्रेंच। और ये बेस्ड है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पहले हमारा जो कोर्ट हुआ करता था उसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, लेकिन आज के टाइम पे फिर उसकी जगह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ गया। फिर ये सेटअप तो 1945 में ही हो गया था, लेकिन इसने काम करना जो शुरू किया था वो था 18 अप्रैल 1946। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आईसीजे ने काम अपना कब से शुरू किया, तो वो था 18 अप्रैल 1946। देन इसकी कंपोजिशन आती है आर्टिकल 92 में। इसमें इसमें टोटल 15 जजेस होंगे और कोई भी 2 जजेस एक सेम कंट्री से बिलोंग नहीं कर सकते। तो हर कंट्री का केवल एक ही जज होगा, मैक्सिमम 15 जजेस इसके होते हैं, जो कि 9 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। 9 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया है। कोई भी डिसीजन लेना है तो कोरम बनता है हमारा 9 जजेस का, और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है वो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो आज जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो है नवाब सलाम, और जो वाइस प्रेसिडेंट है करंटली प्रेजेंटली वो है जूलिया सिबुतिंदे। तो ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आज के टाइम पे हैं। देन एक बार देख लेते हैं कि इंडियन जजेस कौन कौन से रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो फर्स्ट जो जज बने थे, पहले जो इंडियन जज थे आईसीजे के, वो थे जस्टिस BN राव। देन नागेंद्र सिंह बने, जस्टिस RS पाठक बने, और आज करंटली अगर पूछें कि कौन जज है आईसीजे के इंडिया से, तो वो है दलवीर भंडारी। इनका नाम याद रखना है। जो फर्स्ट जज थे जस्टिस BN राव, इनका नाम याद रखना है। और इंडिया से एक प्रेसिडेंट भी बने हैं आईसीजे के, वो कौन बने थे, वो थे जस्टिस नागेंद्र सिंह। अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट इंडियन जज कौन थे आईसीजे के, तो BN राव हैं। और अगर आए फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे आईसीजे के, तो वो थे जस्टिस नागेंद्र सिंह। और अगर पूछे कि करंट में कौन जज है, तो वो है जस्टिस दलवीर भंडारी। और जो जजेस हैं वो हाई मॉरल कैरेक्टर के होने चाहिए, और तभी जज बन सकते हैं आईसीजे के। देन इसमें आता है आर्टिकल 93। इसके अंदर है कि जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, वो इसको फैक्टो पार्टीज बन जाती हैं आईसीजे की। और जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं वो भी अगर चाहें तो अपना डिस्प्यूट सॉल्व करवा सकती हैं आईसीजे से। उसमें आपको जनरल असेंबली के द्वारा भेजा जा सकता है रिकमेंडेशन वाइज सिक्योरिटी काउंसिल का। ऑलमोस्ट सभी मैटर्स में ऐसा ही है कि जनरल असेंबली भेजती है और रिकमेंडेशन होता है हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल का। देन आता है इसके बाद इसमें ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्यूरिसडिक्शन 2 तरीके के होते हैं आईसीजे की, एक होता है एडवाइजरी, एक होता है कंटेंटियस। तो जो एडवाइजरी ओपिनियन है वो कौन कौन सीख कर सकता है, तो जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ये सभी एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं। या फिर कोई भी अदर जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो भी एडवाइजरी ओपिनियन ले सकती है, लेकिन कोई भी इंडिविजुअल सीख नहीं कर सकता एडवाइजरी ओपिनियन। अब जो सेकंड टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है वो आता है कंटेंटियस ज्यूरिसडिक्शन। इसमें 3 टाइप के ज्यूरिसडिक्शन आते हैं, वॉलंटरीली, कंपल्सरी एंड एड हॉक। तो इन
इन तीनों में क्या होता है, जैसे वॉलंटरी में डिस्प्यूट के होने से पहले ही पार्टीज क्या कर देती हैं कि ये पार्टीज डिसाइड कर लेती है हमारी अगर कोई भी डिस्प्यूट होगी तो हम आईसीजे से डिसाइड उसको रिजॉल्व करवाएंगे, ये होता है वॉलंटरी। कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, अगर एक पार्टी ने अपना केस जो है सबमिट कर दिया आईसीजे के पास तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली जो दूसरी कंट्री जिसके साथ वो कंट्री डिस्प्यूट में थी उसको भी अपना केस सबमिट करना पड़ेगा, ये होता है कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन। और इंडिया ने जो ज्यूरिसडिक्शन इंडिया फॉलो करती है वो इंडिया ने एग्री किया है कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन के लिए। फिर एक एडहॉक आता है, एडहॉक में पार्टीज जब डिस्प्यूट हो जाती है वो खुद से जा करके रेफर कर देती है। तो 3 ज्यूरिसडिक्शन आते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन बिकॉज इंडिया ने इसको माना हुआ है। देन आईसीजे के जो जजमेंट्स होते हैं उन पर किसके सिग्नेचर होते हैं, क्वेश्चन ये था एक बार, तो प्रेसिडेंट और रजिस्ट्रार दोनों के सिग्नेचर होंगे अलग अलग। फिर जो टास्क है कि आईसीजे के जजमेंट को इन्फोर्स कौन करवाती है, उस एजेंसी का नाम है, उस ऑर्गन का नाम है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। एंड देन अगर आईसीजे के जजेस को डिसमिस करना है तो वो कैसे किए जा सकते हैं, तो जो बाकी के अदर जजेस होंगे ना उनका यूनानिमस ओपिनियन चाहिएगा तभी हम उसको डिसमिस कर सकते हैं आईसीजे के जज को। कौन नॉमिनेट करता है आईसीजे के जजेस के इलेक्शन के लिए, तो एक ना नेशनल ग्रुप है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जिसमें 225 जजेस होते हैं, एक ग्रुप बनाया हुआ है 225 जजेस का जिसका नाम है नेशनल ग्रुप ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। उस ग्रुप में से नॉमिनेट किए जाते हैं आईसीजे के जजेस कौन बनेंगे। वो जो ये है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसको स्टैब्लिश किया गया था हीग कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो हेल्ड हुई थी 1899 एंड 1907 में। ये भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना था एक बार। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए ना एक अलग से स्टैट्यूट भी बना हुआ है, कभी कभी वहाँ से भी कुछ आर्टिकल्स हैं जो पूछ लेते हैं, वो भी एक बार यहीं पे ही देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल अभी तक पूछे गए हैं। जैसे एक बार पूछा गया था कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे कहाँ पर मेंशन है, तो वो आर्टिकल 36 में मेंशन है, स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसका जो आर्टिकल 36 का जो ऑप्शनल क्लोज है पैरा 2 के अंदर वो बात करता है कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन, जो हमने अभी देखा कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन में जो कि इंडिया ने माना हुआ है, इंडिया ने एग्री किया हुआ है जिससे, तो उस ज्यूरिसडिक्शन की वहाँ पर मेंशन है वो आर्टिकल 36 के ऑप्शनल क्लोज जो कि पैरा 2 में है 36 में। देन आर्टिकल 38 लॉ अप्लाइड बाय द आईसीजे, ये जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हमने पढ़ा था सेकंड यूनिट में, सेकंड टॉपिक में, यहाँ पर वो ये वही है, मतलब आर्टिकल 38 कि कौन से किस तरीके के लॉज जो हैं अप्लाई किए जाएंगे आईसीजे पे, तो आर्टिकल 38 में। देन आर्टिकल 41 जिसमें इंट्रीम मेजर्स ऑन रिलीफ बाय द आईसीजे के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 62 कोर्ट पावर टू अलाउ अ स्टेट टू इंटरवीन इन अ केस इन विच इट इज़ नॉट अ पार्टी। एंड आर्टिकल 59 इंपॉर्टेंट है जिसमें ये है कि जो आईसीजे के जो जजमेंट्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजमेंट्स आते हैं वो केवल जो पार्टीज इन्वॉल्व है ना कि इसमें सिर्फ उसी में ही बाइंडिंग होते हैं, बाकी किसी पर भी नहीं, तो प्रेसिडेंट इफेक्ट नहीं होता इसका, सिर्फ पार्टीज जो इन्वॉल्व है केस पर उन्हीं पर ही वो बाइंडिंग रहते हैं। देन हमारा आता है चैप्टर नंबर 15 द सेक्रेटेरिएट, जो प्रिंसिपल लास्ट प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जिसके आर्टिकल दिए हुए हैं 97 से लेके 101 तक। जो सेक्रेटेरिएट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, 5 साल के लिए अपॉइंट की जाती है, जो इसके सेक्रेटरी जनरल होते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और जो सेक्रेटरी जनरल है उसके जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, जनरल असेंबली अपॉइंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये याद रखना है। देन उसके बाद ये जो सेक्रेटरी जनरल होगा ये अपनी सबमिट करेंगे एनुअल रिपोर्ट किसके पास, जनरल असेंबली के पास, किस तरीके के जो काम है, मतलब जो यूनाइटेड नेशन है उसका ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क है वो ठीक से चल रहा है, उसकी एक रिपोर्ट पूरी तैयार करके ये जनरल असेंबली के पास भेजते हैं। आज के टाइम में जो करंटली प्रेसिडेंट हैं सेक्रेटेरिएट हैं वो है एंटोनियो गतरेस, और जो पहले जो सेक्रेटेरिएट थे वो थे ट्रिगविले, ये दोनों नाम भी याद रखने हैं, जब एग्जाम हो एक बार सब चेक कर लेना कि करंट में आप कौन है, बट आज के टाइम पे यही है। देन कुछ अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसके बाद चैप्टर नंबर 15 के बाद, जैसे 103 हो गया, इसमें था कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है यूनाइटेड नेशन चार्टर के बीच में या फिर कोई अदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कुछ, इन दोनों के रूल्स आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज बताते हैं, तो हमेशा यूनाइटेड नेशन चार्टर को प्रीवेल किया जाएगा। तो एक तरीके से यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमेशा प्रिवेल करेगा। फिर आर्टिकल 105 पूछा जाता है कि इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस कहाँ पर मेंशन है मेंबर स्टेट की, तो आर्टिकल 105। देन आर्टिकल 108 में बताया गया है कि अगर यूनाइटेड नेशन में अमेंडमेंट करना है तो किस तरीके से किया जाएगा। तो जो 2/3 मेंबर हैं जनरल असेंबली के, पहले तो वो अडॉप्ट करेंगे उसको अमेंडमेंट को, देन उसको जब एडॉप्शन हो जाएगा जनरल असेंबली का 2/3 मेंबर जो है उसको रेटिफाइड करेंगे,
और जिसमें उन 2/3 मेंबर्स के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो सारे मेंबर्स इंक्लूड होने चाहिए। और आज तक यूनाइटेड नेशन चार्टर को 3 बार अमेंड किया जा चुका है, 1963 में, 1965 में और 1973 में। तो यही सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और जो भी क्वेश्चंस अभी तक बने हैं यूनाइटेड नेशन और इट्स ऑर्गन से टॉपिक नंबर 6 से, वो सब हमने इसमें कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स।